नमस्कार। जय सीएलसी। मैं सुनील शौरान और आज मेरे साथ पैनल मौजूद हैं सीएलसी के एकेडमिक हेड अंकित जी जांगिड़। तो काउंसलिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस है आपसे गो थ्रू होता है, बच्चे आप ही के कांटेक्ट में होते हैं। सीएलसी का एक चैनल है, उस चैनल को बच्चे फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये नीट 2026 जो बच्चे क्रैक कर चुके हैं, जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं, उनके लिए इस समय सबसे बड़ा द्वंद्व जो उनके सामने खड़ा हो गया है वो काउंसलिंग का है। तो नो डाउट घबराने की आवश्यकता नहीं है। याद करें, आपका जिस दिन सीएलसी में प्रवेश हुआ था उस दिन भी हमारा कमिटमेंट आपसे रहा था कि आपके स्टडी से लेकर लास्ट में आपका कॉलेज अलॉटमेंट जब तक नहीं होता है सीएलसी आपके साथ बनी रहेगी। और उसी का ही एक एग्जाम्पल ये अंतिम पड़ाव जो आपके सिलेक्शन का है नीट की काउंसलिंग 2026 की, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज़, कहाँ कमी हो सकती है, कहाँ कोई ना कोई लैकुना जो है वो क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से हमें हर्डल फेस करना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल टीम सीएलसी नहीं होने देती है। हमने कहा था आप एक कदम बढ़ाएं, हमारी अंगुली थामें और सीएलसी की टीम जो है वो आपको इस सफ़र में निरंतर रूप से आपके साथ बनी रहेगी, आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी। तो अंकित जी, अभी काउंसलिंग का राउंड स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो डेट है ये कब से चालू है? तो 5 अगस्त से स्टार्ट का है अभी। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल रहेगा। ठीक है। 5 अगस्त से ये चालू हो रही है। तो इसमें आप किस किस की काउंसलिंग से गो थ्रू हो सकते हैं, कौन सी वेबसाइट आपके लिए रहेगी, क्या आपकी फ़ीस रहने वाली है, क्या एक प्रोसेस रहेगा, कुछ नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं वो क्या क्या होंगी उनके बारे में भी बताएंगे। और एक प्रेफरेंस लिस्ट जो बच्चों के दिमाग में होती है कि रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेज हम चुनें, तो वो भी आपको एक चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्यों? तो काउंसलिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जी अंकित जी। नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, आपने जैसे कि नीट का एग्ज़ाम दिया है, नीट यूजी एग्ज़ाम दिया आपने। नीट यूजी एग्ज़ाम के बाद आप उसको क्रैक कर लिया। क्रैक करने के बाद आपको काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो मैंडेटरी है। उसके थ्रू ही आपको जो सीट होती है एमबीबीएस की, जो भी आप कोर्सेज लेते हैं उनकी सीट आपको काउंसलिंग के थ्रू ही मिलती है। इसमें ये बात बहुत मस्ट कंडीशन है कि ऐसे नहीं है कि आपने नीट क्रैक कर लिया, हाँ जी, रिजल्ट आपका आ गया, कॉलेज अपने आप अलॉट हो जाएगी। नहीं, ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है, इससे आपको गो थ्रू होना ही होगा। मस्ट कंडीशन है, काउंसलिंग से जाना ही होगा। इसीलिए आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ को जानना जरूरी है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अपन बात करेंगे आज एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में। आपको ऑल इंडिया की यदि काउंसलिंग करानी है, सेंट्रल की जो काउंसलिंग करानी है, उसके लिए आपको एमसीसी की साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसी पे आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। इसका कोई भी मैनुअल अलॉटमेंट नहीं होता कि अपन किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे अपन मैनुअल अलॉटमेंट ले सकते हैं, या कुछ किसी कॉलेज में जाके अपन किसी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको एमसीसी की साइट पे जाके आपको सारा का सारा प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्या ये गूगल पे जाके ये जो प्रोसेस है इसको बच्चा सेल्फ भी फॉलो कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल। देखो, कहीं भी ये नहीं होता कि बच्चा खुद नहीं कर सकता। बच्चा जिसको बेसिक आपको कंप्यूटर का नॉलेज होता है, बेसिक चीज़ें जो पता होती है, वो बच्चा इजीली अपने खुद से भी काउंसलिंग आराम से कर सकता है। बच्चे की दिक्कत आती है थोड़ी प्रेफरेंस लिस्ट में, बाकी जो भी सपोर्ट होते हैं वो अपन अपने चैनल के थ्रू, अपने हेल्पलाइन के थ्रू अपन वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, गूगल पे आपको जाना है, ये एक वेबसाइट होगी आपकी, एंटर करें। यहाँ पे आपको यूजी मेडिकल, इस पे क्लिक करना है आपको। इसके सारा जो प्रोसेस है वो अभी इसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट हो जाएगा। 5 अगस्त जैसे डेट है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा प्रोसेस है वो इस पे अपडेट होता रहता है सारा। और जो भी हम जो बातें बताएंगे उसकी एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है यहाँ पर। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़ भी सकते हैं इजीली। क्यों? जी सर। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पर आने के बाद में अभी क्या स्टार्ट हो चुका है क्या ये प्रोसेस? अभी से प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। इसमें सीट मैट्रिक्स आएगी, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करेगा वो भी अपडेट होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे रहेगा वो भी इसमें सारा का सारा अपडेट होता रहेगा। जिसके भी 5 अगस्त को ये अपडेट होना है अभी। ओके। चलें वापस स्लाइड पे आ जाते हैं अपन। तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको फॉलो करना है। किसी भी दूसरी वेबसाइट पे जाके दिग्भ्रमित होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया के लिए आपको इसी साइट को प्रॉपर फॉलो करना है, इसी का ही प्रोसेस ये रहता है सारा। जी ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।
अपन बात करेंगे अब ऑल इंडिया की काउंसलिंग की। अपन कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग, स्टेट की काउंसलिंग कैसे क्या रहती है। तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के पोर्टल पे होती है। और स्टेट की जो 85% जो सीटें होती हैं उनकी सबका रिजर्वेशन अलग होता है, सारा रजिस्ट्रेशन अलग होता है, सारा का सारा अलॉटमेंट का प्रोसेस अलग होता है। आपको अपन एमसीसी की साइट हो तो ऑफिशियल, उस पर तो ऑल इंडिया काउंसलिंग करानी है। और स्टेट की जो काउंसलिंग है उनका पोर्टल काउंसलिंग के टाइम पे अलग से रिलीज होता है, वो अपने चैनल के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। मीन्स आपके कहने का मतलब आपको काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो 2 वेबसाइट को फॉलो करना है। हाँ जी। ऑल इंडिया कोटा के लिए तो जो अभी अभी बताई थी एमसीसी की वेबसाइट है, और स्टेट कोटा के लिए सेपरेट वेबसाइट रहेगी। हाँ, वो बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों को कैसे मिलेगी? वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन बार बार में जो भी अपडेट रहेगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो के एंड में हम उस इन्फॉर्मेशन चैनल के बारे में भी आपको बताएंगे। उसको आपको QR कोड को स्कैन करना है और उसको फॉलो करना है, ये तो बात होगी। तो ये बात आपने समझ ली होगी। पहला और सिंपल प्रोसेस हो गया कि ऑल इंडिया कोटा के लिए इस वेबसाइट को फॉलो करें, और 85% जो सीट अलॉटेशन है वो आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाना होगा। सेपरेट पोर्टल होगा, सेपरेट डेट्स होंगी उनकी, सब रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा का सारा सिस्टम उनका अलग होता है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। एमसीसी जो साइट है, एमसीसी किसी काउंसलिंग कराता है वो अपन बात करेंगे। एमसीसी जो ऑल इंडिया में जितनी मेडिकल कॉलेज है उसमें 15% जो सीट्स है तो ऑल इंडिया कोटा की होती है, वो साइट एमसीसी से कवर करता है। उसके बाद में जितनी भी एम्स हैं उसके 100% सीट एमसीसी के थ्रू होती है, 100% जिपमर होता है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी काउंसलिंग भी इसके थ्रू होती है। एएसआईसी जो इंश्योर्ड पर्सन होते हैं उनका एएसआईसी रिजर्वेशन अलग होता है, वो काउंसलिंग इसके थ्रू होती है। एएफएमसी जो कॉलेज है पुणे का, उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन होता है एमसीसी पे। बाकी का प्रोसेस है वो एएफएमसी का खुद के पोर्टल पे जाके आपको वहाँ पे सारा प्रोसेस फॉलो करना रहता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उनकी काउंसलिंग यहाँ होती है, और बीएससी नर्सिंग की सेंट्रल की काउंसलिंग यहाँ होती है। तो ये चीज़ें एमसीसी कवर करता है। आपको एमसीसी में जो पार्टिसिपेट करता है बच्चा, वो काउंसलिंग आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराएगी। मीन्स मैं फिर से सरल सी भाषा में, वैसे अंकित जी बहुत अच्छा सा समझा रहे हैं। तो एमसीसी में आप ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों की जो काउंसलिंग है वो करवा लेंगे। आपको एम्स इनटेक लेना है, जिपमर इनटेक लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, एएमयू, बीएचयू, जामिया, और इसके अलावा ईएसआईसी कोटा के जो कैंडिडेट हैं वो आ जाएंगे। एएफएमसी का रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा, लेकिन बाकी का सारा प्रोसेस सेपरेट खुद का पोर्टल होता है, खुद का प्रोसेस होता है, फिजिकल वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो सारा का सारा एएफएमसी का आपको फॉलो करना रहता है। और 100% डीम्ड आ गया, बीएससी नर्सिंग आ गया। तो ये सारा का सारा कहाँ मिलेगा आपको? एमसीसी से कवर अप करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलें। उसके बाद रिजर्वेशन कैसे रहता है? रिजर्वेशन में आप समझते हो वैसे कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, उसके 15% कोटा होता है मेडिकल कॉलेज में, वो ऑल इंडिया कवर करता है, और बाकी 85% करता है स्टेट। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एससी का जैसे कि 15% रिजर्वेशन रहता है, एसटी कैटेगरी का होता है 7.5, ओबीसी का होता है 27%, ईडब्ल्यूएस का होता है जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग 10%, और पीडब्ल्यूडी का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है सब कैटेगरी का 5%। इसको यदि अपन समझना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं टोटल जैसे 1000 सीटें मान लूँ, और इस 15% का मतलब हो गया लगभग 150 सीटें। जी सर। तो हिंदुस्तान की 1000 सीटों में से 150 सीटें इस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू भरी जानी है। जी सर। उन 150 सीटों में एससी 150 का 15% ना? जी हाँ, 150 का 15% कोटा एससी का रहता है, एसटी का 7.5, ओबीसी का 27 जो नॉर्म्स होते हैं, ईडब्ल्यूएस के जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स उसके 10%, और पीडब्ल्यू का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है वो होता है 5%। ठीक है, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ओबीसी और उसके एडिशन में पीडब्ल्यूडी फिजिकली वीक डिसेबल्ड पर्सन है, तो उसको वो हॉरिजॉन्टल आ गया। जी सर, हाँ, उसको ओबीसी जो कोटा होता है उसमें उनको पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन, मतलब किसी भी कैंडिडेट को यदि 2 रिजर्वेशन मिल रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल में आ गए। ये तो जी सर, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, मैंने भी आज पहली बार सुना है इसको। चले अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब इस साल का तो सबसे अच्छा अपडेट है, इस बार बहुत अच्छी काउंसलिंग का अपडेट आया है। ये काउंसलिंग का अपडेट है, इसमें बच्चे काफ़ी पिछले साल तक बहुत परेशान होते थे रिपोर्ट करने के लिए, कॉलेज जो अलॉट हो गया उसको जाने के लिए, जाना नहीं जाना। कुछ बच्चे होते हैं उनको नहीं जाना होता, फिर भी रिपोर्ट करना पड़ता था कि कॉलेज नहीं ज्वाइन करना, रिपोर्ट करके आना पड़ेगा। वो चीज़ें इस बार काउंसलिंग ने जो अपडेट है, एमसीसी काउंसलिंग का जो पोर्टल उन्होंने अपडेट किया है। इसमें 2 प्रोसेस किया है, एक तो फ्रीज का और एक फ्लोट का। फ्रीज को अपन ऐसे इजी भाषा में समझेंगे, जो बच्चा यदि फ्रीज यदि ऑप्शन सेलेक्ट करता है
जो सिलेक्ट कर लिया बच्चे ने फ्रीज का कैंडिडेट का, तो उस बच्चे को फ्रीज में अपने कॉलेज मिल गई, अपने जैसे बच्चे किसी को एम्स मिलना था, एम्स दिल्ली चॉइस थी उसकी, एम्स दिल्ली मिल गया, तो फ्रीज कर देता है, उसको अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है, उसने सेटिस्फाई अपनी कॉलेज से, वो खुद से है कि मैं कॉलेज मेरे को मिल गया, इससे मेरे को आपको अपग्रेड नहीं करना, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। तो उस बच्चे को ऑनलाइन जाके अपने को जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे वहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वहाँ पे आपको फिजिकली, जैसे लिखा हुआ है, फिजिकली आपको वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए जी, ठीक है। उसके बाद में फ्लोट का एक ऑप्शन है। फ्लोट में ऑप्शन में ये होता है कि आपको रिपोर्ट यदि कॉलेज में नहीं जाना, आपको कॉलेज जैसे कि आपको किसी भी एग्जाम्पल है, आपको बीकानेर कॉलेज मिल गया और आप चाहते हो कि मेरे को अगले राउंड में कुछ अपग्रेड भी मिल जाए, ये सीट भी मैं ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। तो यदि वो ऑप्शन में जाना है उसके लिए आपको ऑप्शन है फ्लोट। तो आपको कॉलेज बीकानेर जैसे आपने ज्वाइन कर लिया और आपको नेक्स्ट राउंड में चाहते हो कि एसएमएस मिले या दिल्ली का कोई भी कॉलेज अपग्रेड ऑप्शन आपके जो भी हैं वो आपको यदि ज्वाइन करने हैं, तो उसके लिए आपको फ्लोट का जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो इसके लिए ना तो आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना, इसके लिए आपको खाली जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर आपको जो सॉफ्ट कॉपीज़ है, ये ध्यान रखना है, आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स करो वो प्रॉपर स्कैन प्रॉपर तरीके से अपलोड करने, ताकि आपका उसमें कहीं भी आपको आगे परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मतलब स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी पिक्सल वगैरह काफ़ी अच्छी होनी प्रॉपर चाहिए, तरीके से वो उसमें अपलोड करते टाइम सारा का सारा प्रोसेस आएगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड की जो भी फाइल उसके रिक्वायर्ड रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट सारे के सारे फॉलो करके उसको अपलोड करने। तो अंकित जी ने जो समझाया उसको अपन सिंपली अगर एक्सप्लेन करें तो कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा। किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है, आपको आता है, आपने कहा लॉक कर दिया जाए, जी सर, हाँ, तो लॉक कर दिया जाए का मतलब उसको फ्रीज कर दिया जाए। और अगर दोनों हाथों में लड्डू रखने हैं कि आपको लगता है कि आगे आने वाला लड्डू इससे भी बेहतर हो सकता है, तो आप फ्लोट के थ्रू जाएंगे। जी सर। और इस बार जो सुविधा मिली है, पिछली बार ये फ्लोट वाला जो सिचुएशन थी इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता था। फिजिकल आपको वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते, जो लोटेड कॉलेज थी तो उसमें ट्रेवल भी करना पड़ता था, बच्चे को शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता था, वो एक परेशानी रहती थी। इस बार एमसीसी की साइट ने ये काफ़ी अच्छा अपडेट किया है, इसमें बच्चों को काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है। किसी बच्चे की जैसे टॉप रैंक्स है ना, सिंगल डिजिट रैंक अगर सिंपली कह दूं, एम्स दिल्ली अगले ने अलॉट किया है, तो उससे बेहतर तो और मिलना ही क्या है उसको। इसका मतलब वो उस कंडीशन को फ्रीज कर सकता है। क्यों? जी सर। हाँ, और अगर उसे लगता है कि मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे और बेहतर कॉलेज अगले राउंड में मिल सकती है, तो वो फ्लोट कंडीशन के थ्रू जा सकता है। और इस बार किराया भाड़ा लगाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, अपना दिन खराब करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे सारा का सारा प्रोसेस अपने सिस्टम से आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन याद जरूर रखें, जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके डालें उनके पिक्सल बहुत अच्छे होने बहुत अच्छा प्रॉपर वो जो उनकी रिक्वायर्ड रहेंगे डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट वो बताएं, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट सारे के सारे इसमें अपलोड करने। जी, आगे बढ़ते हैं। अब सारा का सारा जो प्रोसेस है अपन उसको जो फ्लो चार्ट एमसीसी की साइट पे अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो प्रोवाइड कराएं उसके अकॉर्डिंग आपको वापस से समझाएंगे। इसको अच्छे पिक्सल में ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया था कि पिक्सल अच्छे होने बहुत जरूरी हैं। ये देखो अच्छे पिक्सल में आ गया, ऐसा ही स्कैन करना है डॉक्यूमेंट आपको। जी, अब इसमें बताएंगे कि फ्लो चार्ट है जो एमसीसी साइट पे प्रोवाइड हुआ है हमें वो सारा का सारा प्रोसेस आपको समझाते हैं। इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपको जो मोबाइल नंबर आपने जो दिए थे, आपने जो मेल आईडी दी थी, उसके अकॉर्डिंग ही रखें, ताकि आपका सेम रहेगा, तो आके आपको किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो प्रॉपर आपको करना है, उनके थ्रू डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं। उसके बाद में चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो काउंसलिंग का पार्ट होता है सर, वो चॉइस फिलिंग का रहता है। चॉइस फिलिंग के अंदर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, या हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन सी कॉलेज मिलेगी, कहाँ बॉन्ड है, कहाँ फीस है, कौन सी कॉलेज कब बनी थी, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। ठीक है, हर बच्चे की चॉइस अलग होती है, मेरे को कुछ अच्छा लगता है, आपको कुछ अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग हर चॉइस आपको उसके अकॉर्डिंग आपको मैनुअल सेट करनी है। तो इसके लिए अपन अपने चैनल के थ्रू बच्चे को पूरी ऑल इंडिया की जो हमारी रैंकिंग है, बच्चे को फीडबैक आता है, उनके अकॉर्डिंग ऑल इंडिया की जितने मतलब 450 अराउंड जो भी कॉलेज है उनकी सारी लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। सेकेंडरी इसके साथ हम एक लिस्ट और प्रोवाइड कराते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, मान लो कि हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं जाना, किसी पर्टिकुलर स्टेट के हमें उस सिटी में नहीं जाना, उसके अकॉर्डिंग हमने एक प्रॉपरली एक स्टेट वाइज भी लिस्ट बना रखी है, वही बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। बाहर के बच्चे को, जैसे केरला के बच्चे को नहीं पता होता कि राजस्थान में एसएमएस कॉलेज सबसे अच्छा है, उसके बाद में अपन आरएसएस को कंसीडर करते हैं, बीकानेर करते हैं, ये सीक्वेंस राजस्थान के बच्चों को पता होता है, बाहर के बच्चों को नहीं पता होता।
जैसे कि हरियाणा में पीजीआई रोहतक का सबसे अच्छा नाम है, तो पीजीआई रोहतक फर्स्ट कैटेगरी रखते हैं। ऐसे अपने बच्चे को नहीं पता होता केरला में कौन सा अच्छा कॉलेज है, कर्नाटका में कौन सा है, तमिलनाडु में कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग अपन चॉइस फिलिंग उनके प्रेफरेंस लिस्ट अपन बना के देंगे, ताकि बच्चा वहाँ भी पीछे का बच्चा 15,000 के रैंक के बाद का बच्चा होता है, मान लो उनको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में जोर आता है, तो वो उससे इजीली हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एमसीसी उनको सीट अलॉट कर देगा एमसीसी की साइट पे। वो आपको सीट अलॉट करने के बाद में आपको फ्रीज या फ्लोट, जो सर ने हमने पहले समझाया था, उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है जी। यदि आप फ्रीज का जो ऑप्शन है वो यदि सिलेक्ट कर लेते हो, आपको अपग्रेड नहीं करना, तो आपको वहाँ जाके फ्रीज पे आप कर लिया, फ्रीज पे जाके आपको आप डॉक्यूमेंट जो सॉफ्ट कॉपी है वो अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको फिजिकली वहाँ कॉलेज में जाके जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है तो आपको वहाँ जाके रिपोर्ट करना रहेगा। ओके। यदि आप स्टेट काउंसलिंग पैरेलल स्टार्ट रहेगी, आपको चाहते हो कि आप स्टेट में भी ट्राई करें, स्टेट में भी कॉलेज आपको चाहते हो, फिर आपने यदि स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मन रख रखा है तो आप स्टेट काउंसलिंग में इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें आपको यदि कॉलेज मिल जाता है तो आप ऑल इंडिया की जो सीट मिली थी आपको, वो इजीली आप आराम से सरेंडर करके उसको रिजाइन कर सकते हो। आपकी स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आप ले सकते हो। मीन्स आपके कहने का मतलब अगर स्टेट काउंसलिंग में बेहतर ऑप्शन ऑल इंडिया कोटा से मिल रहा है तो AIQ को तो सरेंडर कर दें आप। जी सर। और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होता है, और सेकंड राउंड में यदि आप एग्जिट लेते हो उसके आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाती है, मतलब आपकी जो फीस सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है काउंसलिंग के टाइम पे वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में आप फ्लोट यदि कैंडिडेट आप सेलेक्ट करते हो, फ्लोट का ऑप्शन लेते हो, तो इसमें आपको जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है वो कॉपी अपलोड करनी है, जो आपको बताया पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। वो ऑनलाइन ही करवाना है। ऑनलाइन, हाँ, घर बैठे आराम से पोर्टल कर सकते हो। उसके बाद में आप जो आपको अलॉटमेंट लेटर है प्रोविजनल वहाँ का, जो आप एडमिशन ले लिया, वो लेटर आपको रिलीज रहेगा, वो आपको आपके पास रखना है। सेम प्रोसेस आप स्टेट काउंसलिंग पैरेलली आप करा सकते हो। यदि आपको कॉलेज वहाँ मिल जाता है तो आप वहाँ आप अपना जो सरेंडर कर सकते हो, सेम का सेम सिस्टम इसमें रहेगा, आप अपनी डिज़ाइन इस पर डाल सकते हो। सेम राउंड 1 का फ्री एग्जिट है, और सेकंड में आपको फीस है वो आपको फॉरफिट करनी पड़ेगी, आपकी फीस आपकी नहीं मिलेगी। इसको थोड़ा सा मेरे एक डाउट है कि जैसे फीस की भी हम बात करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फीस होगी और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। अगर बच्चा इस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, फ्रीज बच्चे ने कर दिया है, और वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अगर कॉलेज अलॉट ले रहा है, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगी। हाँ, इजीली सरेंडर यदि आप करते हो तो आप आराम से राउंड वन में, यदि सेकंड में से करते हो, यदि आप कॉलेज अलॉट होगी, आप उसको ऑल इंडिया से अगर कॉलेज अलॉट हो गई है और स्टेट की कॉलेज लेना चाहते हो तो फिर वो सेकंड राउंड में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा नहीं मिलेगा आपको। सरेंडर आप नहीं करते हो प्रॉपरली तरीके से, तो आपको वो फीस रिफंड नहीं मिलेगी। बस ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छी चीज। ये आप सारे ग्राफ आप एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप इजीली खुद से भी देख सकते हो, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके अपना सेव रख सकते हो। वो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का उसके अंदर सारा का सारा प्रोसेस ये इजीली बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। जी, आगे बढ़ते हैं। अपन ये बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट ये भी एमसीसी द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है। अपन एमसीसी की साइट पे जो प्रोवाइड किया हुआ है उसके अपन बात करते हैं। अपग्रेड कैंडिडेट जो सीट अपने रिटेन रखनी है उसके बारे में क्या क्या प्रोसेस रहता है। जैसे कि वर्टिकल फ्लो चार्ट है, उसमें ले आते हैं। वो एक ही बात है, पहले वाला और ये चार्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी, ठीक है, आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना। अपग्रेड नहीं करना तो आप फ्रीज में आगे ऑटोमेटिकली आपको कॉलेज आके रिपोर्ट करना है। सेकंड चीज़ है आपको फ्लोट कैंडिडेट, उसमें क्या था, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराने हैं, और सेकंड राउंड में आप राउंड में अपग्रेड के लिए आ गए तो आपको सेकंड में यदि कॉलेज मिलती है तो आपको हो सकता है कि अपग्रेड भी नहीं हो। जो मान लो मेरे को SMS मिला या कोई भी XYZ कॉलेज मिला, KGMC लखनऊ मिला मेरे को, तो यदि कॉलेज आपको अपग्रेड हो गया तो अपग्रेड भी और सेम भी कॉलेज रह सकता है, ये कोई फिक्स नहीं रहता। तो आप कॉलेज यदि अलॉटमेंट नया हुआ है सेकंड राउंड में, या आपको पुरानी जो सीट है वो मिली है और सेकंड राउंड की अपग्रेड हुआ है, ये तीनों चीज़ अलग अलग है, तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन यस या नो सिलेक्ट करना है। ठीक है, यदि आप अपग्रेड नहीं करते सेकंड राउंड को तो सेम प्रोसेस आपको वहाँ कॉलेज जाके रिपोर्ट करना है। यदि आप अपग्रेड करते हो थर्ड राउंड के लिए तो उसमें थर्ड राउंड में यदि आपको अपग्रेड करते हो तो सीट अलॉट हो गई, तो आपको फिर अपग्रेड नहीं हुई, मान लो फर्स्ट राउंड की सेकंड राउंड की जो कॉलेज है आपकी वो एजिट रहेगी, तो आपको ज्वाइन करना है। और इसमें थर्ड राउंड में फर्स्ट अलॉटमेंट भी हो सकता है, और रिपोर्ट आपकी सेकंड जो कॉलेज रिपोर्ट की थी आपने वो थर्ड राउंड के बाद में अपग्रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो अपग्रेड अगर हो कोई भी कॉलेज तो उसके लिए क्या अपग्रेड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा बच्चे को?
हाँ, वो यहाँ पे जो फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन है उसके थ्रू आपको सारा का सारा प्रोसेस। अगर फ्रीज हो गया तो अपग्रेड होगी नहीं। जी सर, ये तो मतलब है। फ्रीज का मतलब हो गया, आप जो फ्रीज का मतलब सिंपल भाषा में यही है कि आप जो कॉलेज मिल गया उससे सेटिस्फाई हो, मैं खुश हूँ, मेरे को यही मोहर लगा दी कि मेरे को ये कॉलेज फाइनल है, मेरे को कहीं कुछ पार्टिसिपेट नहीं करना। वो चीज़ें इसके थ्रू अपन इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड राउंड के बारे में अपन बात करते हैं आगे सारा का सारा। हाँ, ये राउंड 3 हो गया। थर्ड राउंड में हो गया। थर्ड राउंड में आपको सीट, आपने चॉइस फील्ड की रजिस्ट्रेशन किया, आपको सीट अलॉट हो गई, उसके बाद में फ्रेश अलॉटमेंट भी आपको हो सकता है। सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिला था वो अपग्रेड नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और आपको फ्लोट कैंडिडेट आप फर्स्ट और सेकंड में आपको अपग्रेड करने के बाद थर्ड में कॉलेज तो नया भी मिल सकता है। तो आपको कॉलेज आपको जहाँ मिला है वहाँ रिपोर्ट करने के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। ये थर्ड राउंड 3 की बात कर रहे हैं अपन। 3 में कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे को सीट मिल गया फिर मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। आपको यदि कैंडिडेट इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन, तो सीट आपको जो अलॉटेड है वो आपको ज्वाइन करनी रहेगी। जो ज्वाइन नहीं करेगा उनकी जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाएगी। और इसमें आप ज्वाइन करने के बाद इस प्रोसेस है वो आप इसमें कॉलेज नहीं छोड़ सकते। आपको इसके अंदर अगले जो राउंड है उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब सिंपल सी बात है भैया, राउंड 1 और राउंड 2 तो आपके घर की खेती है। हाँ, थर्ड राउंड में थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेजेस किस बार की ऐसी होती है कि थर्ड राउंड में ये प्रोसेस इजी कर दिया, बच्चों ने फ्रीज करने के बाद भी कॉलेज छोड़ने का ऑप्शन दे दिया, रिजाइन करने का ऑप्शन दे दिया, तो काफ़ी सीट खाली रह जाती है मेडिकल कॉलेज की। और नहीं चाहते कि किसी बच्चे को मेडिकल कॉलेज की कोई सीट खाली रह जाए, किसी मिलनी है उसको नहीं मिले। तो ये चीज़ें उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है कि यहाँ पे आप डिजाइन नहीं कर सकते। अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अपन अब फीस के बारे में बात करेंगे कि आप ऑल इंडिया में काउंसलिंग कराते हो, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग होती है जी। उसके अंदर फीस क्या रहेगा। फीस को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि अब एक फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन फीस, वो रिफंडेबल नहीं रहेगी, वो आपको वन टाइम फीस रहेगी। जैसे कि आपने 1000 फीस रहेगी वो अनरिजर्व बच्चों के लिए, EWS के लिए 1000 आपको रहेगा पे करना। और 500 फीस रहेगी वो SC ST OBC PW कैंडिडेट्स के लिए ये रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। ठीक है, कुछ फीस ये रहेगी। उसके बाद में आपकी फीस है वो रिफंडेबल फीस रहेगी, या प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपके जो बैंक स्टेटमेंट होते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट होते हैं, उनके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें वापस आपको शो कर लेगी। तो ये चीज़ें आपको 10,000 रहेगी अनरिजर्व और EWS के लिए, और 5,000 रहेगी SC ST OBC इन सब के लिए। ये रिफंडेबल फीस है। ये फॉरफिट अपन करने की बात कर रहे थे, जो फीस आपको नहीं मिलेगी वो फीस ये है। ये तो आपको वैसे भी नहीं मिलनी, ये फीस भी आपको लैप्स हो सकती है यदि आप अपने काउंसलिंग के जो रूल्स है उसको यदि फॉलो नहीं करते हैं। ओके ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जाननी है कि बच्चा कॉलेज लेने के लिए जा रहा है, रजिस्ट्रेशन अपना करवा दिया, वो फीस लग गई बच्चे की। अब उसने लास्ट तक वो कॉलेज फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज लेता है, तो ये जो फीस है उस फीस के एवज में उसकी काउंसलिंग का प्रोसेस चार्ज हो गया है, ये तो इसको यही तो कहेंगे अपन। ये आपकी रिफंडेबल फीस है और ये आपकी नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। और यदि राउंड 3 में बच्चा जाता है और राउंड 3 तक वो ऑप्ट नहीं करता है कॉलेज को, वो फ्लोट में ही चला जा रहा है। हाँ, फ्लोट मिला उसको, लास्ट में कॉलेज नहीं मिला, या मान लो कॉलेज मिल गया ज्वाइन कर लिया, तो ये फीस आपको उसको रिफंड हो जाएगी। ये रिफंड हो जाएगी। रूल जो फॉलो करेगा उसको ये हो जाएगी, रूल फॉलो नहीं करेगा उसको ये रिफंड नहीं होगा। ओके ठीक है, चलें आगे चलें। जी, अपन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या रहेंगे काउंसलिंग के लिए। डॉक्यूमेंट्स लगभग बच्चों ने प्रिपेयर भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो 10th मार्कशीट रहेगी, 11th मार्कशीट है, 12th मार्कशीट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट। आजकल 12th की मार्कशीट कॉमन ही रहता है लगभग। माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से जो आपने किया है वहाँ से प्रोवाइड करें। वो टीसी के साथ आ जाता है ना। कुछ बच्चे उस टाइम पे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज BSc वगैरह या कुछ भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, वो कुछ भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, तो वो बच्चे भी अपने कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट होता है वो सारा स्कूल का ही रहता है। नीट का आपका एडमिट कार्ड होता है, स्कोर कार्ड होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने नीट का भी एग्जाम दिया है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। अलॉटमेंट लेटर आपको जो MCC प्रोवाइड कराएगा, हर कॉलेज आपको यदि मिलता है, वो भी कॉलेज मिलता है, उसका अलॉटमेंट लेटर एक फिक्स होता है। वो अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, वो आपको काउंसलिंग रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको ले जाना रहेगा। ये अलॉटमेंट लेटर जो काउंसलिंग अभी ऑनलाइन की है, जैसे कि मेरे को किसी बच्चे को कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, जैसे कि RNT उदयपुर कॉलेज अलॉट हो गया, तो उसको पर्टिकुलर एक MCC एक अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड कराएगी कि ये बच्चा था, इसको ये इंडिविजुअल हर बच्चे का एक अलॉटमेंट लेटर रहेगा, कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। गुड डन। ठीक है, और उसके बाद में पासपोर्ट साइज
फोटो है ये आपके पास होनी चाहिए। क्या ये फोटोग्राफ वो नीट में जो फोटो लगाई थी उससे मैच इसमें सेम डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हुए हैं सेम के सेम फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे आपको जज नहीं करें कि ये बच्चा कोई और है कैसे। डॉक्यूमेंट मैच करने के अकॉर्डिंग आपके पासपोर्ट साइज फोटो सेम होनी चाहिए। आईडी प्रूफ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो चलेगा। गैप सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो बच्चे 12th के बाद में 1 या 2 साल का, 3 साल का एक्सपायर्ड जो भी गैप लेते हैं, ड्रॉप ले चुके हैं, ड्रॉप ले चुके हैं, उन बच्चों के लिए गैप सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको स्टेट काउंसलिंग में यदि पार्टिसिपेट करना है तो हर स्टेट का अलग अलग डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वो आपको रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ईडब्ल्यूएस के लिए आप क्लेम करना है, ओबीसी से क्लेम करना है, एससी के लिए करना है या एसटी के लिए करना है, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। अनरिजर्व्ड बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का कोई प्रोविजन नहीं है। पीडब्ल्यूडी का जैसे कि कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है इस कैटेगरी में क्लेम करना चाहता है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईएसआईसी कोटे के लिए आपके पास आईपी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईएसआईसी कोटा आपके पास यदि आप क्लेम करने के लिए आप रखते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये गैप सर्टिफिकेट बच्चा कहाँ से ऑब्टेन करेगा? जे कोर्ट से बनता है सर, जो भी यहाँ इस टाइम पे आपको ये लिखवाना पड़ता है कि आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया, मैंने 2 साल अपनी तैयारी की थी या अपने बीच में गैप लेके अपने सेल्फ स्टडी की थी, वो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट होता है। इसी के लिए होता है कि आपने कहीं भी पर्टिकुलर किसी कॉलेज में मैंने 12th तो इस ईयर में किया था और ये 2 साल मैंने प्रिपरेशन की है, वो एक सर्टिफिकेट कोर्ट से बन जाता है, वो सब जानते हैं वहाँ पे। आप बहुत ईजी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं। जी आगे चलते हैं। ये अपन अब शेड्यूल जो एमसीसी ने प्रोवाइड कराए हैं उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा जूम कर दें इसको। एमसीसी ने जो अभी प्रोवाइड कराए, ये शेड्यूल देखो अभी सर ने जो एमसीसी ने प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी चेंजेस भी कई बार कर लेते हैं एमसीसी, लेकिन अभी जो प्रोवाइड कराया अपन उसके बारे में बात करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन है आपका, रजिस्ट्रेशन अभी जो सीट मैट्रिक्स है वो 4 अगस्त को अपलोड होनी है, ठीक है। उसके बाद में 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक का आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट रहेगा। ये प्रोसेस आपको सबसे बड़ा ध्यान से ये रखना है कि एंड डेट पे कुछ बच्चे होते हैं कि 12 अगस्त का इसमें ये रहता है लास्ट डेट, उस दिन रजिस्ट्रेशन करो, पेमेंट करो, तो आपको प्रोसेस डेट से 1-2 दिन पहले ही कर लेना। ट्रैफिक हो सकता है, ऑनलाइन ट्रैफिक हो सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है कई बार। चॉइस फिलिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो लॉग करना और चॉइस फिलिंग करना है। जो पहले भी हमने बताया था कि हम आपको चॉइस फिलिंग की सारी लिस्ट है, सारी प्रेफरेंस लिस्ट है, कहाँ पे बॉन्ड है, कहाँ पे नहीं है, कौन सी फीस कुछ कॉलेज की कितनी है, कब कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सारी लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको इसमें चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिल कर दिया आपने, पूरी चॉइस देख ली, प्रिंट देख लिया, चेक कर लिया, उसके बाद में लगता है कि यदि आपको फाइनल कर दिया, लॉक करना है, तो आप चॉइस को लॉक कर सकते हो। यदि आप लॉक नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिक लॉक भी इसमें रहता है। अच्छा, ऑटो लॉक का ऑप्शन है। हाँ, तो ऑटोमेटिक यदि आप लॉक नहीं करते हो, बाई चांस आप भूल जाते हो या लॉक नहीं करी तो ऑटो लॉक चीज़ें हो जाती हैं सारी। उसके बाद में प्रोसेसिंग जो सीट अलॉटमेंट का होता है, जिसके पीछे जो भी R&D इनको लगानी है, एमसीसी को सारी चीज़ें चेक करनी है, जो भी मैथ्स इनको लगानी है, ये सारा प्रोसेस 13 to 16 रहेगा। उसके बाद 17 को ये पूरा का पूरा रिजल्ट है, वो पूरी की लिस्ट तो प्रोवाइड करती है, वो लिस्ट आपको 17 को पब्लिश कर देंगे रिजल्ट। उसके बाद में रिपोर्टिंग का रहता है, रिपोर्टिंग आपको 18 to 22 ये रिपोर्टिंग का टाइम मिलेगा। यदि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके फ्रीज करते हो चीज़ों को तो आपको रिपोर्ट करना है, अदरवाइज आपको रिपोर्ट नहीं करना। और फ्लोट में जाते हो तो ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। प्रोसेस जो फॉलो करना है वो सारा फॉलो इसमें हो जाएगा। गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो गया राउंड 1 है ना? हाँ, सेम ही प्रोसेस आप राउंड 2 का है। राउंड 2 की डेट से इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर को आएगा और 3 से 8 तक आपको चीज़ें इसमें रिपोर्ट करने का रहेगा। सारा प्रोसेस अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही 3rd राउंड रहता है। 3rd राउंड का शेड्यूल ये रहेगा, उसमें 11 to 15 रजिस्ट्रेशन आप हर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फर्स्ट में नहीं किया, सेकंड में कर सकते हो, सेकंड में नहीं किया, 3rd में आप रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना भूल गए, तो उनको ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप सेकंड में नहीं कर सकते। अच्छा, आप इजीली कर सकते हो। इसका रिजल्ट आएगा 18 को, 18, 19 और 26 में इसमें रिपोर्टिंग की डेट्स रहेगी। फिर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। फिर इसके बाद में सर एक राउंड होता है स्टे राउंड। स्टे राउंड में क्या होता है कि सर कुछ काउंसलिंग के प्रोसेस में कुछ बच्चे सीट डिजाइन कर देते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर भी कुछ कॉलेज में किसी में 2 सीट बच गई, किसी में 1 बच गई, किसी में सीट नहीं रही। कॉलेज एक्सपोज करता है अपनी सीटों को। हाँ, लास्ट में यहाँ बताता है कि मेरी ये सीट थी, ये सीट नहीं फिल हुई, तो स्टे राउंड एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करके आप इसमें भी कॉलेज लास्ट में। ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ऑनलाइन इसमें लिखा हुआ ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। तो ये जो भी सीट वैकेंट रहती है, जो भी सीट ड्यू रहती है, उसके लिए प्रोसेस इसके थ्रू होता है। इस राउंड का रिजल्ट आना है 3rd को, इसमें सेम वो 4 to 18 आपको वो फिजिकली फिर दिखाना होगा वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट। यस, ठीक है।
तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्टे राउंड की बातें हो गई। ये हमने अलग से आपको जो है ये राउंड के अकॉर्डिंग डेट्स प्रोवाइड कराई है। 5 अगस्त से 17 अगस्त, राउंड 2 के लिए 25 अगस्त से 2 सितंबर, राउंड 3 11 सितंबर 18 और स्टे राउंड 28 सितंबर से 3 ये अक्टूबर। अपडेट सर क्या है कि चेंज भी हो सकती है, तो आपको जब भी आप राउंड में पार्टिसिपेट करो आपको एमसीसी साइट पूरी फॉलो करनी है, ताकि लेटेस्ट जो शेड्यूल है वो आपको पूरा का पूरा उससे पता लग जाए सर। हाँ, और ये जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, इसके पैरेलली मतलब विद इन 1 वीक का गैप जो भी हाँ रहता है उसके वो चैनल को फॉलो करना है। वो फॉलो करते रहेंगे ताकि आपके स्टेट की जो अपडेट्स हैं या ऑल इंडिया की अपडेट्स हैं, जो भी आयुष कोर्सेज की, वेटनरी, एक्सवाइजेड जो भी होती है, वो सारी चीज़ें उस चैनल पे आपके पास आती रहेगी। ये जरूर याद रखें, ये हमने टेंटेटिव डाटा बताया है जो अभी प्रोवाइड है, उसके अकॉर्डिंगली अपन ने सेट किए। ये चेंजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप का चैनल है जिसपे हमारी काउंसलिंग की जो टीम है वो काम करती है। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होता है, वो सारी की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये चैनल है, ये QR कोड से स्कैन करके इसको फॉलो कर सकते हो, ताकि सारी की सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको इसके थ्रू ये आप मिलती रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन आने वाले 1 महीने तक आपको प्रोवाइड होंगी वो आप फॉलो करते रहें। कहीं भी कोई भी हर्डल आपको काउंसलिंग के दौरान फेस नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जितना समझ में आया है, एक 15 साल की तपस्या अंकित जी की है जो आपके साथ साझा की जा रही है। वो चाहे कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होती है। वो चीज़ें सबसे इजी भी होती हैं, वो टिपिकल भी है। यदि आप प्रोसेस इजीली फॉलो करोगे तो आपको वो इजीली मिल जाएगी। यदि आप उसमें परेशान रहते हो कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, तो आपको परेशानी का सामना उसमें करना रहता है। गुड। तो ये हमारे काउंसलिंग का एक प्रोसेस जो आप तक हमें डिलीवर करना था वो समझाया गया। नो डाउट आपने हर चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी समस्या आए, चैनल को आप फॉलो करते रहें, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। जी सर। और फिर से भगवान से दुआ करते हैं, आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपके जहन में है, आपका जो रिजल्ट नीट स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आया है, हम चाहते हैं कि आपको निश्चित रूप से वो कॉलेज मिले। और यही कंप्लीट टीम CLC की भगवान से दुआ भी है और आशीर्वाद भी है आप सभी बच्चों को कि आप अपने डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुँचें। इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।